जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इकोसिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? इकोसिस्टम का जो वर्ड है वो इकोलॉजी से मिलके बना है. इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग कंपोनेंट्स का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं. अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर एक लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके अपनी लाइफ सरवाइव करता है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उस फील्ड को हम कहते हैं इकोलॉजी. ठीक है, तो इकोलॉजी में तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल द ऑर्गेनिज्म. अब वो क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के साथ सराउंडेड है, तो इन्वायरमेंट में लिविंग फैक्टर नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट नॉन लिविंग फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को कलेक्टिवली हम कहते हैं इकोलॉजी. तो what is the definition of ecology? It is basically the interaction between living organism with non-living organism. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन होती है या लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जब आपस में आके मिलते हैं फॉर द सर्वाइवल, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी. दैट्स मीन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दो कंपोनेंट्स की. एक मैं बात कर रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की और एक मैं बात कर रही हूँ एबायोटिक कंपोनेंट्स की. बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर्स, ऑल द लिविंग फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. और एबायोटिक का मतलब है मैं नॉन लिविंग चीज की बात कर रही हूँ जिसमें एयर, वाटर, लैंड, सब चीजें, टेम्परेचर इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो इकोलॉजी कलेक्टिवली हमारे पास कहलाता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का मिक्सचर. जब लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस फील्ड को हम कहते हैं इकोलॉजी. इकोलॉजी से ही एक वर्ड ड्राइव हुआ है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच. देखिए जी, इकोलॉजिकल निच का मतलब ये है कि एक ऐसी हैबिटेट, एक ऐसी एक्टिविटी ऑफ पैटर्न कि जिसमें ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, यानी कि इको. ओके जी, सो मैं इकोलॉजिकल निच बता रही थी आपको. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल निच? इकोलॉजिकल निच बेसिकली बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रह का रहा है. ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और वो वहां रह के क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. देखिए जी, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस इकोस्फीयर में या हम बायोस्फीयर की बात करें, इस बायोस्फीयर में रह रहे हैं, वो वहां पे रहेंगे जहां पर उनको फूड का रिसोर्स मिलेगा. तो इकोलॉजिकल निच जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. एक इसका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब एरिया जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है. दूसरी उसकी एक्टिविटी पैटर्न या उसकी यानी कि उसकी ऐसी टाइम की एक्टिविटी जो कि उसको खाने पीने में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रीडेशन में हेल्प कर रहा है, वो तमाम की तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है. और तीसरा रिसोर्सेज का. ठीक है, तो ये तीनों चीजों से मिलके एक निच प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच. तो जाहिर सी बात है, ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट में सारे एबायोटिक फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि इकोलॉजिकल का वर्ड यहाँ पे बताया गया है. इको का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप. अब यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप किन दो चीजों के दरमियान में हो रहा है? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट. यहाँ बायोटिक जो है वो एनिमल है और एबायोटिक उसका एनवायरनमेंट. अब उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ रही है? उसका हैबिटेट और उसका फूड रिसोर्सेज. तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोलॉजिकल निच पे डिपेंड करता है. इकोलॉजिकल निच का मतलब, इकोलॉजिकल निच बेसिकली डिस्क्राइब द फंक्शनल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट. आपको अगर आप चाहते हैं कि आप हनी बीज को जाके कलेक्ट करें, आपको कैसे पता चलेगा उसको इकोलॉजिकल निच कहाँ है? उसको इकोलॉजिकल निच कहाँ होगी? नियर द फ्लावर्स, नियर द फ्रूट्स. तो जहां पर फ्रूट्स और फ्लावर्स करीब होंगे वहां पर उनका एनवायरनमेंट होगा, वहां उनका रिसोर्स होगा. जहां पर जिस ऑर्गेनिज्म का फूड रिसोर्स करीब होता है वहां ऑर्गेनिज्म जाके सरवाइव करता है और अपना एक पूरा का पूरा हैबिटेट को बनाता है. तो दैट इज द इकोलॉजिकल निच. उसके अलावा अब हमारे पास, जब हम स्टडी के लिहाज से बात करते हैं तो हमारे पास 5 अप्रोचेस आती हैं इकोलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड. यानी कि इकोलॉजी 5 डिफरेंट स्टेजेस पे या सब 5 डिफरेंट अप्रोचेस पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर अप्रोच. बायोस्फीयर अप्रोच का मतलब ये है कि आपका जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसके लिए एक पीस ऑफ अर्थ रिक्वायरमेंट है, राइट? विदाउट दैट
पीस ऑफ अर्थ, लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट? तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अप्रोच। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिज्म अप्रोच। अगर हम बायोलॉजिकल लेवल के लिहाज से बात करें तो बायोलॉजिकल लेवल यही कहलाती है ना, ब्रॉडर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। अगर हम उसी लिहाज से इसको कैटेगराइज करें तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म अप्रोच। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, जब वो इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी आते हैं उसको, उसके ऊपर फैक्ट करने के लिए। अब वो जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करता है, दैट टाइप ऑफ अप्रोचेस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म अप्रोच। अब ऑर्गेनिज्म के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सेम एज जब दो ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन हम क्यों कहते हैं? जब एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रहे, आपस में इंटरब्रीड कर सके, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक एरिया को कवर करे, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो जब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ जो है इंटरेक्ट करती है विद देयर नॉन लिविंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन अप्रोच। और पॉपुलेशन अप्रोच को ही ऑटिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? AUTECOLOGY, ठीक है जी। सो जब हम पॉपुलेशन अप्रोच करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटिकोलॉजी। अब जब दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद देयर नॉन लिविंग फैक्टर, विद देयर एबायोटिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी अप्रोच। तीसरी चीज हमारे पास कहलाती कम्युनिटी अप्रोच, और कम्युनिटी अप्रोच को हम कहते हैं सिनिकोलॉजी, SYNECOLOGY। सिनिकोलॉजी कहते हैं या फिर बायोपोनिटिक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो बायोपोनिटिक्स और सिनिकोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स का मतलब ये है कि आप साइनिकोलॉजी भी यूज करते हैं, आप बायोकोनिसेंस भी यूज करते हैं। तो कम्युनिटी अप्रोच जब होती है, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन इकोलॉजी। उससे क्या हम कहते हैं, उसकी स्टडी, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं साइन इकोलॉजी, राइट? और ये कम्युनिटी अप्रोच हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, जिसे आप इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। फिर उसके स्टेजेस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना, वो हम इसके चैप्टर के लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आपने याद रखना, कम्युनिटी अप्रोच को क्या कहते हैं, सिनिकोलॉजी। पॉपुलेशन अप्रोच को क्या कहते हैं, ऑटिकोलॉजी। अब उसी के लिहाज से इको सिस्टम अप्रोच होती है। इको सिस्टम थोड़ी सी मजीद डेवलपमेंटल अप्रोच कहलाती है, जिसके अंदर आप पूरा देखते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी देखते हैं, बायो जो केमिकल साइकिल देखते हैं कि एक, और क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जब एक एनर्जी हमेशा दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एक मास दूसरे मास में कन्वर्ट हो रहा है, ना तो आपके पास कोई नई एनर्जी आ रही है, ना तो वो एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग कंपोनेंट और बायो और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। और जब पूरा एक इकोसिस्टम चलेगा तो पूरी की पूरी, क्योंकि इकोसिस्टम, जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो बनता है बायोस्फीयर। तो यहां तक हम जितनी भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम बायोस्फीयर अप्रोच तक पहुंच चुके हैं, राइट? अप्रोचेस का मतलब ये है हाउ टू डील विद दैट ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग फैक्टर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब एक लिविंग फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है तभी वो इतनी हायर अप्रोच तक जाता है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिज्म अप्रोच इज द लोअर वन अप्रोच, व्हाइल बायोस्फीयर अप्रोच इज द फास्टर वन अप्रोच। और आपने ये बात याद रखनी है, पॉपुलेशन अप्रोच इज आल्सो नोन एज ऑटिकोलॉजी एंड कम्युनिटी अप्रोच इज आल्सो नोन एज सीन इकोलॉजी, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 जो है वो अप्रोचेस हैं रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, ठीक है जी। अब जब हम, आपको ये बात भी पता है कि इसके अंदर इन अप्रोचेस को अप्रोच करने के लिए, यानी कि आप यहां तक पहुंचने के लिए आपने किसकी हेल्प ली? हमने फॉसल रिकॉर्ड्स की हेल्प ली, यानी कि हमने पैलेंटोलॉजी की हेल्प ली, हमने हिस्ट्री की ही हेल्प ली। हिस्ट्री की हेल्प लेने के बाद ही हम इन अप्रोचेस तक पहुंचे हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा है, उसकी ओरिजिनेशन कहां से हुई है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म अप्रोच से पहले के सारे लेवल हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि इकोलॉजी एक ब्रॉडर लेवल है, उसको वो स्टार्ट ही ऑर्गेनिज्म लेवल से होता है। ऑर्गेनिज्म से पहले जितनी भी हमारे पास लेवल आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो हमें पता है कि एक एटम से स्टार्ट होता है, देन मॉलिक्यूल, देन सेल ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन एक ऑर्गेनिज्म,
ठीक है जी। तो लोअर अप्रोचेस की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन और ब्रॉडर लेवल अप्रोचेस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अप्रोच से स्टार्ट होता है और बायोस्फीयर अप्रोचेस पे एंड होता है। इन अप्रोचेस के लिए फॉसिल रिकॉर्ड्स की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अप्रोचेस का मतलब होता है बेसिकली स्टडी, राइट। स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई रिसोर्सेज कहाँ पे आ रहे हैं और रिसोर्सेज कौन से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और लैकिंग कहाँ पे हो रही है। और जब अप्रोचेस की हम डिस्कस करेंगे तभी हमें फूड वेब का पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है और एक कंज्यूमर, उसे कंज्यूमर्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास मेन इकोलॉजी के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हमने अभी इकोसिस्टम की बात की। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी। जब डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी एक स्पेसिफिक एरिया में रहती है तो वो इकोसिस्टम बनाती है। इको का मतलब होता है फ्रेंडली, अब सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा पूरा मैकेनिज्म, एक ऐसा कंडीशंस जिसके अंदर एक किस्म का हैबिटेट हो। लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। वी हैव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जिसमें हमारे पास लैंड मौजूद है। अब लैंड भी बहुत सारे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्टेड इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर से एरिया कवर है। तो मेन हमारे पास दो इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल खुश्की, एक्वेटिक वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम। अब वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम भी हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बेस पे दो उसमें डिवाइड हो गया। एक कहलाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक कहलाता है मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में भी दो हमारे पास डिवीजन आती है, रनिंग और नॉन रनिंग की बेस पे, या रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर की बेस पे। रनिंग वाटर हमारे पास कहलाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। अच्छा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी हमारे पास रनिंग स्टैंडिंग दोनों मौजूद है। रनिंग भी हमारे पास मौजूद है, स्टैंडिंग भी हमारे पास मौजूद है। जब हम स्टैंडिंग की बात करते हैं तो स्टैंडिंग में हमारे पास पॉन्ड्स एंड लेक्स आते हैं। जब हम रनिंग वाटर की बात करते हैं तो हमारे पास रिवर आते हैं, रिवर एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रनिंग और स्टैंडिंग। लेकिन जब हम मरीन वाटर की बात करते हैं या मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मरीन इकोसिस्टम के अंदर चूंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा भी होती है तो मरीन इकोसिस्टम एक ब्रॉडर लेवल का इकोसिस्टम है। और मरीन इकोसिस्टम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाटर इकोसिस्टम आता है। तो फ्रेश वाटर में दो कैटेगरीज है, रनिंग और स्टैंडिंग की। रनिंग वाटर रिवर और स्ट्रीम, स्टैंडिंग वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स। एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम में आपके पास सी आते हैं, सी शोर्स आते हैं, ओशंस आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा इकोसिस्टम भी आपके पास मौजूद है जिसे आप कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि खुद बनाते हैं, जिसमें हमारे पास गार्डन्स आ जाते हैं, जिसपे हमारे पास जो है क्रॉप लैंड्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड बनाए जाते हैं और जो हमारे पास गार्डन्स बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे मैन मेड इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो हमारे पास हैबिटेट की बेस पे तीन टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपने पास फटाफट इसको लिखते जाएं। अब हम स्ट्रक्चर की बेस पे या कंपोनेंट्स की बेस पे इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो मैं ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कंपोनेंट्स की बेस पे हमारे पास एक इकोसिस्टम में, चाहे हम फ्रेश वाटर की बात करें, एक्वेटिक की बात करें, चाहे हम टेरेस्ट्रियल की बात करें या चाहे हम मैन मेड की बात करें, तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग कंपोनेंट है, एक कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाता है। सबसे पहले हम बायोटिक की बात करते हैं। बायोटिक का मतलब सारे लिविंग फैक्टर्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग मेंबर्स, सारी उनकी पॉपुलेशन, उनकी कम्युनिटी। अब हमारे पास तीन टाइप कैटेगरीज होती है बायोटिक कंपोनेंट के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब हम इसकी सब कैटेगरीज में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इसकी मेन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है बायोटिक कंपोनेंट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं। ठीक है जी। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फाइटोप्लैंक्टन्स वो ऑर्गेनिजम्स, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं इन एक्वेटिक लाइफ में। क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में समंदर में आपको या आप रिवर्स के अंदर आपको प्लांट्स नजर नहीं आते, तो वहां भी तो प्रोड्यूसर्स की जरूरत है। तो वहां पर प्रोड्यूसर्स प्लांट्स नहीं होता, बल्कि वहां पर प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर प्लांट्स है, कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स एंड देन डिकम्पोजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिक कैटेगरीज जो बायोटिक कंपोनेंट की है वो ये तीन है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अच्छा जी, अब हम
अगर इसकी बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, तो अब हम इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एक एक कंपोनेंट को। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं। सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स, सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एक प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। तो प्रोड्यूसर्स में सारे के सारे हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, जबकि कंज्यूमर्स में हमारे पास सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, जिनमें हमारे पास, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो एनिमल्स आते हैं। अब कंज्यूमर्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस, और टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोरस। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फूड चेन चलती हुई आ रही है। प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्लांट इनटेक करते हैं, अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को इनटेक करता है, खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास इंसेक्ट्स, गोट, डेयर, काउ, हॉर्सेस, जितने भी सारे रोडेंट्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, जबकि सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग, कैट, स्नेक, फॉक्सेस, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हर्बीवोरस को खाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर जो कि इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, टाइगर, लॉयन। और ज्यादातर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो हमारे पास प्रीडेटर होते हैं, यानी कि जो शिकार करके खाते हैं, प्रीडेट करके खाते हैं। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स में हमारे पास 2 आते हैं। जो डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है कि वो बॉडी को दोबारा से खत्म करेगी, बॉडी को अटैक करेगी और उनको दोबारा से खत्म करके उनको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करेगी। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। खास तौर पे हमारे पास कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड फंगस बेसिकली हमारे पास बेसिक डिकम्पोजर्स में हमारे पास मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जब डिकम्पोजर्स, यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बायोटिक फैक्टर जहां खत्म होता है वो ए बायोटिक के अंदर मिलता है, और ए बायोटिक में मिलने के बाद दोबारा से चेन चलती भी आती है। यानी कि ये जो डिकम्पोजर्स है ना, डिकम्पोजर्स जब एक बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो उनमें से बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास फास्फोरस आ जाता है, सल्फर आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये तमाम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनको भी डिकम्पोज करता है। तो ये जब दोनों सॉइल में मिलते हैं, सॉइल इज अ एबायोटिक फैक्टर, तो सॉइल में मिलने के बाद दोबारा से ये प्लांट को प्रोवाइड होते हैं, एंड देन दोबारा से ये बायोटिक कंपोनेंट्स की चेन चलती आ जाती है। दैट्स व्हाई इससे हम कहते हैं इकोलॉजी, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात करते हैं। अच्छा, अब नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारे पास 2 चीजें आ जाती है, एक आता है हमारे पास फिजिकल, एक आता है हमारे पास केमिकल। अच्छा जी, तो मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स का बता रही थी। एबायोटिक कंपोनेंट्स में बेसिकली हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक कहलाता है फिजिकल फैक्टर्स और एक कहलाते हैं केमिकल फैक्टर्स। हम दोनों की बात करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। फिजिकल फैक्टर है वाटर। अब उस फिजिकल फैक्टर का केमिकल फैक्टर क्या है? वाटर की पीएच। ठीक है, वाटर की पीएच, वाटर की सैलिनिटी, वाटर की अल्कलिनिटी, वाटर की हम न्यूट्रिएंट्स कितने मौजूद हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ दैट फिजिकल फैक्टर, राइट। तो फिजिकल एंड केमिकल बोथ आर द फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन नॉन लिविंग कंपोनेंट। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में हमारे पास बेसिकली बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर में हमारे पास सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो हमें दिखते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जिसमें ज्यादातर हमारे पास एयर डिपेंड होती है, वाटर डिपेंड होती है, सॉइल डिपेंड होती है और सनलाइट। एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, these are all the physical component of abiotic factors. And then जब हम एबायोटिक फैक्टर्स के बाद हम केमिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो केमिकल कंपोनेंट्स का मतलब है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल factor components and the second one is called chemical components. Physical components में air, water, soil and sunlight, and chemical components में हमारे पास सारे के सारे organic और inorganic essential nutrients आ जाते हैं। Organic substances मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, organic the carbon containing substances,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जबकि हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो सारे के सारे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक बात बताई आपको, माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जिनकी क्वांटिटी कम होती है उन्हें हम कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, लेकिन वो एसेंशियल होते हैं। कम क्वांटिटी मौजूद होती है लेकिन वो अहम है। और मैक्रो एलिमेंट जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू माइक्रो एलिमेंट। और कहा ये जाता है, ये चीज आप नोट डाउन करें, माइक्रो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनकी परसेंटेज 1% से कम होती है। ठीक है, जिनकी परसेंटेज 1% से कम होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उन सब्सटेंसेस को आप कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। जबकि मैक्रो एलिमेंट्स आप उनको कहते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 1% से ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। जबकि हमारे पास जब मैक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, अच्छा ये फॉस्फोरस 2 दफा लिख दिया तो आप इसको फॉस्फोरस की जगह पे आप लिख देंगे सल्फर। ठीक है, सल्फर एंड पोटेशियम सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स केमिकल कंपोनेंट्स में आते हैं। अब क्या केमिकल कंपोनेंट्स फिजिकल कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। अगर आप एक वाटर की कंसंट्रेशन चेक करते हैं तो वाटर के अंदर भी ये माइक्रो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। आपकी जो वाटर बॉडी के अंदर मौजूद है ना, उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें या फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें, ये दोनों मिलके ही एबायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो बजाहिर हम जब फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो फिजिकल में एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, सनलाइट आ जाती है। जबकि हम केमिकल की बात करते थे तो केमिकल के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं ऑर्गेनिक। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक और वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंसेस। अच्छा जी, अब एक फिजिकल फैक्टर में एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है किसी भी आप लैंड के फिजिकल और उसके नेचुरल फैक्टर की बात करें, यानी कि टोपोग्राफी इज अ टेक्सचर ऑफ द सरफेस। आप किसी भी सरफेस टेक्सचर को हाथ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स अ टोपोग्राफी ऑफ दैट फैक्टर। आप सॉइल को हाथ लगाएं, उसकी फिजिकल फैक्टर, उसकी टोपोग्राफी अलग है। आप एक सैंड को हाथ लगाएं, उसकी टोपोग्राफी फैक्टर अलग है। आप क्ले को हाथ लगाएं, उसकी टोपोग्राफी फैक्टर अलग है। तो टोपोग्राफी का मतलब है टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की टेक्सचर कैसी है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। सॉइल की टेक्सचर डिपेंड करती है कि प्लांट आइदर ग्रो होगा कि नहीं होगा। आपको पता है अगर एक सैंड इकोसिस्टम है या कोस्ट है तो वहां पर प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि प्लांट को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। यानी कि फर्टिलाइजर वो टाइप की सॉइल है जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स शामिल हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टोपोग्राफी? टोपोग्राफी इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर? टेक्सचर इज अ फिजिकल फीचर ऑफ द सॉइल। अब ये जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर किसी भी लैंड का नेचुरल फीचर होता है, राइट? आप अगर सॉइल को टच करें, आप अगर क्ले को टच करें, आप अगर सैंड को टच करें, सबका टेक्सचर अलग है। तो टेक्सचर इज द टोपोग्राफी ऑफ द फैक्टर। अच्छा, अब ये जो टोपोग्राफी है, इस टोपोग्राफी के 3 बेसिकली कंपोनेंट है। एक कहलाता है हमारे पास एल्टीट्यूड, एक कहलाता है हमारे पास स्लोप और एक कहलाता है हमारे पास एक्सपोजर। अच्छा, अगर मैं एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर की बात करूं तो लेट सपोज अगर मैं, अच्छा ये जो टेक्सचर होता है इसी की बेस पे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बनने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। अब मैं ये बात कर रही हूँ आपको जिसमें मैंने आपको एक दिखा दिया है कि ये लेट सपोज एक माउंटेन है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है? दिस इज द एल्टीट्यूड। ठीक है जी, दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ द दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ये कहलाता है इसका एल्टीट्यूड, ये कहलाती इसकी स्लोप। ठीक है जी। अब स्लोप मतलब अब वो ऊपर ऊंचाई पे चढ़ने लगा है, एंड दैट इज द एक्सपोजर, राइट? तो यहां से जब नीचे हैबिटेट से नीचे जो पूरा हैबिटेट होता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। स्लोप आपको पता है, स्लोप हम किसे कहते हैं? स्लोप हम ऊंचाई को कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्लोप एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्सपोजर। तो अगर हम किसी भी ऐसे हैबिटेट की बात करते हैं, लेट सपोज माउंटेन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो माउंटेन में सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग
फैक्टर होगा वो यहाँ एक्सपोजर पे होगा। क्यों एक्सपोजर पे होगा? क्योंकि एक्सपोजर वो एरिया है जहां पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही है, ठीक है। जबकि स्लोप पे, क्योंकि स्लोप थोड़ी सी नीचे एक उस गहराई की बात आ रही है जहां पे हो सकता है प्लांट्स की वजह से यहाँ का एरिया छुप जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी आपको डिफरेंट मिलेगी, यहाँ पर आपको और जो दूसरे फैक्टर है एयर वाटर सारी कंसेंट्रेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। तो एल्टीट्यूड का सॉइल टेक्सचर अलग होगा, स्लोप का सॉइल टेक्सचर अलग होगा और एक्सपोजर का सॉइल टेक्सचर अलग होगा। न्यूट्रिशन रिच, अगर एमसीक्यूज आता है कि न्यूट्रिशन रिच एक्सपोजर, न्यूट्रिशन रिच जो है वो कंपोनेंट किस उसमें ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा एक्सपोजर में। क्यों एक्सपोजर में? तो इसका रीजन ये है कि एक्सपोजर वो एरिया है जहां पे जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा वहां पर पेनिट्रेट करती है, बल्कि स्लोप में थोड़ी सी सनलाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एल्टीट्यूड में ऑल कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये उस एरिया की बात करूंगी जो डायरेक्टली हमारे पास सनलाइट से एक्सपोज करेगा, डायरेक्टली एटमोस्फेयर से एक्सपोज करेगा, लाइट टेम्परेचर से एक्सपोज करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कह सकते हैं कि वहां पर न्यूट्रिशन रिच कंपोनेंट होगा, ठीक है जी। वहां पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होंगे और वहां पर जो ग्रोइंग रेट होगा ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लोप और एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड दिस एरिया, ठीक है, जो नीचे अंडरग्राउंड एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, और जैसे ही वो किसी ऊंचाई पे चढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। और एक्सपोजर वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट पेनिट्रेट करके पहुंचती है, एयर पेनिट्रेट करके पहुंचती है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा वहां पर वेरी होता है। तीनों का जो टोपोग्राफिक फैक्टर है, टोपोग्राफी का मतलब है टेक्सचर, ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, उनका सबका अलग अलग होता है। एल्टीट्यूड का अलग है, स्लोप का अलग है और एक्सपोजर का अलग है। देन एक और फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप उस एरिया के या लैंड के जो सॉइल है आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जब किसी भी एरिया का सॉइल टेस्टिंग करते हैं उस फैक्टर को आप कहते हैं इडेफिक फैक्टर। अब ये जो सॉइल है उस सॉइल का टेम्परेचर भी अलग होता है, उस सॉइल का पीएच भी अलग होगा, उस सॉइल का मिनरल कंपोजिशन भी अलग होगी और डिफरेंट होगी। ओके जी, सो इडेफिक फैक्टर बेसिकली क्या है? हम सॉइल की फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन हर एरिया के सॉइल की डिफरेंट होती है, उसकी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसकी पीएच डिफरेंट होती है, उसकी मिनरल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, न्यूट्रिशन कैरी करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। और आपको पता है कि एक सॉइल की कंपोजिशन उसके वेदर कंडीशन पे डिपेंड करती है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है, और सॉइल हमेशा सेम नहीं रहती, सॉइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती है, ठीक है। तभी आपको पता है ना, मैंने आप लोगों को जब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात बताई थी, तो जब सॉइल के पत्थर मिल जाते हैं तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी रॉक्स के अंदर आपके फॉसिल रिकॉर्ड भी जमा रहते हैं। तो सॉइल की डेवलपमेंट कहलाती है हमारे पास पैडोजेनेसिस। पैडोलॉजी से वर्ड निकला है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस का मतलब यह है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं आपको टोपोग्राफी फैक्टर्स के बारे में बता रही थी तो बेसिकली मेरा एल्टीट्यूड, एक्सपोजर और स्लोप बताने का मकसद ही ये था क्योंकि इन तीनों एरिया में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड में अगर कम सनलाइट जा रही है तो वहां पर वही प्लांट ग्रो करेंगे जिनको कम सनलाइट में जो ग्रो कर सकते हैं। स्लोप के ऊपर दूसरे प्लांट, दूसरे टाइप के स्पीशीज प्लांट ग्रो करेंगे, जबकि एक्सपोजर के ऊपर डिफरेंट प्लांट ग्रो करेगा। इसका मतलब है कि लैंड का जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा वो डिपेंड करती है कि उस पर कौन सी टाइप की स्पीशीज या कौन सी टाइप के प्लांट ग्रो करेंगे, और जहां जो प्लांट ग्रो करते हैं वहीं आके एनिमल्स आके उसको फूड इनटेक करते हैं, राइट। तो प्लांट के ऊपर एनिमल डिपेंड करते हैं, तो जिस टाइप के प्लांट होंगे उसी टाइप के एनिमल्स भी वहां पर रहेंगे। अगर वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जहां पे ग्रासेस मौजूद है तो वहां पर फ्रॉग ज्यादा से ज्यादा होंगे, वहां पर ग्रॉस हॉपर ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो अगर वहां पर फ्रॉग और ग्रॉस हॉपर ज्यादा है तो वहां पर आपके पास स्नेक होगा, वहां पर हमारे पास ईगल, हॉक, ये तमाम चीजें होंगी ताकि वो उनको प्रीडेट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि ये है तो एबायोटिक फैक्टर, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। सो
स्टडी ऑफ सरफेस टेक्सचर इज कॉल्ड टोपोग्राफी। सरफेस टेक्सचर का मतलब है लैंड का सरफेस टेक्सचर, और उस लैंड के ऊपर होती है सॉइल, तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और ये फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर हमारे पास कहलाता है ईडैफिक फैक्टर। नाउ हम इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात करते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली, इकोसिस्टम के हमारे पास 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्शरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारे पास क्या है इकोसिस्टम का, किसी भी, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रह रहे हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, जब एक प्लांट फूड प्रिपेयर करता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी फंक्शन इकोसिस्टम का है फोटोसिंथेसिस करना। सेकेंडरी फंक्शन इकोसिस्टम का क्या है कि वो जो फूड है वो कंज्यूमर्स को देना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉप्स करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन इकोसिस्टम का क्या है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको पता है एनर्जी फूड वेब की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फूड चेन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इकोलॉजिकल पायरामिड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो प्राइमरी फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना, सेकेंडरी फंक्शन फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। और फूड को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कंज्यूमर्स की भी 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों टाइप की जो फूड जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। अच्छा जी, और टर्शरी फंक्शन क्या है, टर्शरी फंक्शन है डिकम्पोज करना। ठीक है, तो जैसे मैंने बायोटिक फैक्टर की बात बताई थी ना, बायोटिक फैक्टर में 3 थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। इसी बेस पे हमने इकोसिस्टम को 3 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्शरी फंक्शन। टर्शरी फंक्शन हमारे पास है डिकम्पोज करना, और डिकम्पोज होके ही वो चीज एनवायरमेंट में दोबारा से मिलती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिंग। अब आपको पता है कि इकोसिस्टम आपस में एनर्जी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो की फॉर्म में, फूड चेन की फॉर्म में, फूड वेब की फॉर्म में, और फूड पायरामिड की फॉर्म में। ये तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज हमने बायो एनर्जेटिक्स के अंदर कवर कर दी थी। अगर मैं इसको सिंपली तौर पे बताऊं तो आपको पता है जब सनलाइट, प्रोड्यूसर सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी बनाता है। अब वो एनर्जी जो है वो उसकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहलाती है, वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करता है। जब वो ट्रांसफर कर रहा होता है तो बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस भी होती है, देन कंज्यूमर्स में जाता है, और कंज्यूमर से एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स पर पहुंचती है, और डिकम्पोजर्स भी डिकम्पोज करते हैं और उन तमाम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिशन साइकिल के थ्रू दोबारा से प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक इकोसिस्टम के मेन फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है, कंज्यूमर सेकेंडरी फंक्शन है, और डिकम्पोजर्स हमारे पास टर्शरी फंक्शन है। अच्छा, इसी लिहाज से हमारे पास ये जो इकोसिस्टम, जब अभी हमने एंड कहाँ किया, अभी हमने एंड हमारे पास किया था डिकम्पोजर्स में। ठीक है जी, ओके जी। सो न्यूट्रिशन जिस फॉर्म से डिकम्पोजर्स से प्रोड्यूसर्स के अंदर ट्रांसफर होता है, उस फ्लो को आप कहते हैं न्यूट्रिएंट फ्लो या न्यूट्रिएंट साइकिल या बायो जियोकेमिकल साइकिल। देखो वर्ड से समझ लो, बायो जियोकेमिकल साइकिल, बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, साइक्लिंग एंड केमिकल साइक्लिंग। तो ये तमाम के तमाम क्या हो रही है, क्योंकि आपको पता है डिकम्पोजर्स अर्थ में ही होते हैं, सॉइल में डिकम्पोज होते हैं। तो अर्थ से क्या हो रहा है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो रही है, बायो को हो रही है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है उसके अंदर, सारे के सारे लिविंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो इस साइक्लिंग को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। अब जो न्यूट्रिएंट फ्लो होते हैं, आपको पता है न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। वो एलिमेंट्स जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, आपकी डिफरेंट चीजें बनाती हैं। तो न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मींस जो जिनकी नीडेड ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। ठीक है, कम क्वांटिटी होगी तो आपको डिसऑर्डर्स हो जाएंगे या आपको कोई डिजीज हो जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स द एलिमेंट्स नीडेड इन लार्ज अमाउंट, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं।
जबकि दूसरा हमारे पास कहलाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में जिनकी नेसेसरी होती है, बहुत कम तादाद हमें चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए। दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरोन, कोबाल्ट, स्ट्रोंटियम, जिंक एंड कॉपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अमाउंट कम है और अगर गायब भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, कम अमाउंट चाहिए तब भी ये सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है। या आप ये कह सकते हैं कि 1% से कम जिसकी कंसंट्रेशन होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और 1% से ज्यादा जिसकी होती है वो हमारे पास कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इस साइकिल को, जिसमें पूरी जो है न्यूट्रिएंट्स फ्लो होता है, इस फ्लो को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, या फिर हम कहते हैं इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल। बेसिकली आपको ये बात पता है कि न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोजर्स तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको वो डिकम्पोज, बैक्टीरिया, फंजाई उसको डिकम्पोज करेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। अब उस ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए थे? उसने प्लांट से लिए थे, उसने एनिमल से लिए थे, तो इसका मतलब ये पूरी फूड चेन चल रही है। तो जो फूड चेन है ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है, और एट लास्ट डिकम्पोजर्स उसको खत्म करके उसके तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स लेंगे और फिर उसको अगेन उसको बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम आपके पास बहुत सारी डिफरेंट साइकिल्स आती हैं, ठीक है जी। बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है, जिसमें हमारे पास कार्बन साइकिल आती है, हाइड्रोजन साइकिल आती है, ऑक्सीजन साइकिल आती है और नाइट्रोजन साइकिल आती है। साइकिल हम इसे क्यों कहते हैं? साइकिल का मतलब वो जो स्टॉप नहीं होता, ठीक है, जो साइक्लिक मैनर में स्टार्ट होते हैं, यानी इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आता है, फिर ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में आता है, दैट साइकिल इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपको वाटर की साइकिल तो पता है, वाटर किस तरीके से, अगर मैं छोटी सी साइकिल से स्टार्ट करूं तो वो साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होती है? साइकिल स्टार्ट वाटर, वाटर साइकिल की जब हम बात करते हैं तो वाटर कैसे स्टार्ट होता है कि आपके जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में, यहाँ तक कि हमें भी जितनी स्वेटिंग आती है वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट हो, वो सारे के सारे एवेपोरेट होके ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म में चले जाते हैं। और फिर जब क्लाउड प्रेसिपिटेट होते हैं या क्लाउड रेनफॉल करते हैं या क्लाउड निकालते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो सारी की सारी जो वाटर है वो दोबारा से नीचे लैंड पे आ जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कार्बन साइकिल भी जारी होती है, उसके अलावा आपकी ऑक्सीजन साइकिल भी जारी होती है। ऑक्सीजन आपको पता है कि ज्यादातर ऑक्सीजन साइकिल के अंदर प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। प्लांट्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि प्लांट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल चल रही है, इसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो आपके कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है N2, जो कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास 71% 71 to 78% जो कंसंट्रेशन होती है एयर के अंदर वो नाइट्रोजन की होती है। आपने कंसंट्रेशन ऑफ एयर, ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो इकोसिस्टम का चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास दो मेन टॉपिक बच गए हैं, एक नाइट्रोजन साइकिल बच गया है और एक इकोलॉजिकल सक्सीजन बच गया। सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को कवर करेंगे। देखिए भाई, आपको पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद होती है, और नाइट्रोजन एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है उसके अमाइनो एसिड्स में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अमाइनो एसिड्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके अलावा डीएनए को फॉर्मेशन में नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, आरएनए की फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हो रहे हैं, एटीपी को फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हो रहा है। दैट्स मीन नाइट्रोजन हमें चाहिए। अब होता ये है कि नाइट्रोजन सिर्फ एयर से हम ले सकते हैं, तो एयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% मौजूद है। तो एयर से नाइट्रोजन जो है वो ग्राउंड में आती है, फिर ग्राउंड से दोबारा नाइट्रोजन एयर के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये पूरी साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हमारे पास एयर में 78% मौजूद है। तो वो 78% नाइट्रोजन फिक्सिंग एक बैक्टीरिया होते हैं, वो लेके आते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनिया की फॉर्म में उसको फिक्स करते हैं। अच्छा, एक तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो जब थंडरस्टॉर्म, कोई भी बिजली कड़कती है
और जब बारिश होती है तो उसके अंदर ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में जब ये फ्लोर जब सॉइल एब्जॉर्ब करती है उस वाटर को, तो उसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी मिल जाता है और फिर वो प्लांट को प्रोवाइड होता है और इस तरीके से ये साइकिल भी चलती है। तो नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेन सोर्स है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो कैप्चर करता है और इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अपने आप को नाइट्रोजन अपने आप को ब्रेक डाउन करता है अमोनिया की फॉर्म में हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड करते हुए। तो ये जो अमोनिया हमारे पास जब ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये अमोनिया इसी फॉर्म में नहीं रहता, तो फौरन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और वो नाइट्राइट्स क्या होते हैं हमारे पास? NO2 हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग। ठीक है जी। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो इसको यहाँ पर जो है वो NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम नाइट्रेट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। और यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्रेट में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये नाइट्राइट में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर ये नाइट्रेट में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और फिर ये नाइट्रेट को अगेन जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को दोबारा से नाइट्रोजन की फॉर्म में एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है। तो इसके अंदर दो आपने जो याद रखनी है वो दो चीजें याद रखनी है। इसमें दो फिनोमेना, एक नाइट्रिफिकेशन, एक डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और आपने ये याद रखना है उनके अंदर कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। ये है ना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसमें डीनाइट्रीफाइंग होगी, डीनाइट्रीफाइंग कौन सा प्रोसेस है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद है अगेन रिवर्स प्रोसेस से जो हमारे पास नाइट्रेट होगा उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे पास कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और उसमें डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को कहते हैं। और ये डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? सूडोमोनास एंड फ्लोरेसेंस। तो ये हमारे पास दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको नाइट्रोजन साइकिल के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। और आपको जो याद रखना है वो आपने इसको बैक्टीरिया के नाम इसको याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है इकोलॉजिकल सक्सीशन। अच्छा जी, पहली तो बात ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल सक्सीशन। इकोलॉजिकल सक्सीशन का मतलब ये है कि अगर पहले से एक एरिया में एक कम्युनिटी मौजूद थी, कम्युनिटी का मतलब है वहां पर लिविंग नॉन लिविंग हैबिटेट दोनों मौजूद है, वहां पर फ्लोरा भी मौजूद है, वहां भी फाना भी मौजूद है, लेकिन एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया। लेट्स सपोज कि वहां पहले डेजर्टेड कम्युनिटी मौजूद थी, डेजर्टेड इकोसिस्टम मौजूद था, और वो डेजर्टेड इकोसिस्टम रिप्लेस हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। तो ये जो एक सक्सेस होती है, ये सक्सेस कहलाती है हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सीशन। ये लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो रिप्लेसमेंट होती है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है? तो इसका आंसर ये है कि नो, इसकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता होती है लेकिन सक्सेसफुल होती है। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट। और ये एक स्टेबल रिप्लेसमेंट, स्टेबल टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट है। स्टेबल टाइप क्यों रिप्लेसमेंट कहते हैं? क्योंकि अगर एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा इकोसिस्टम रिप्लेस हो रहा है दूसरे इकोसिस्टम के साथ, तो वो इकोसिस्टम हमारे पास एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम कहलाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सीशन। अब इकोलॉजिकल सक्सीशन के दो स्टेज है, एक हमारे पास कहलाता है पियोनियर कम्युनिटी, एक हमारे पास कहलाता है सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज। पियोनियर स्टेज का मतलब क्या है? द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एस्टैब्लिश देयर कम्युनिटी इन द एरिया इज कॉल्ड पियोनियर कम्युनिटी। वो पहला ऑर्गेनिज्म जो कि वहां पे आता है और वो कम्युनिटी को बनाना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं पियोनियर कम्युनिटी। ठीक है। और पहला ऑर्गेनिज्म, अब फिर सेकेंड ऑर्गेनिज्म आएगा, थर्ड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, फोर्थ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। इस तरीके से बहुत स्टेजेस को फॉलो करते हुए एक पूरी की पूरी कम्युनिटी हमारे पास आएगी, एंड दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी। अब आप देखिए सीरीज से वर्ड निकला है सीरियल कम्युनिटी। तो पियोनियर कम्युनिटी का मतलब वो फर्स्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो जहां पे आता है और कम्युनिटी को ओरिजिनेट कर देता है, कम्युनिटी को एस्टेब्लिश कर देता है, दैट इज कॉल्ड पियोनियर कम्युनिटी। और जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल स्टेजेस करके, सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस करके कम्युनिटी को डेवलप करता है एक, और उस कम्युनिटी में प्लांट्स भी मौजूद है, एनिमल्स भी मौजूद है, उस कम्युनिटी को आप कहते हैं सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। अब
ये तो हमारे पास थे स्टेजेस, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि वो कौन से स्टेज होते हैं, कि अगर कोई डेजर्टेड कम्युनिटी है तो उसमें कितने स्टेजेस के बाद वो पूरा एक इकोलॉजिकल सक्सीशन वहां कैसे होती है, और अगर एक वाटर हाइड्रेटेड एरिया है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, उसमें कौन से स्टेज फॉलो करके वो कितनी सक्सेसफुल जो है इकोलॉजिकल सक्सीजन शो करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो इकोलॉजिकल सक्सीजन है उसकी हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं, या कह सकते हैं आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास कहलाती है प्राइमरी सक्सीशन, दूसरी कंडीशन हमारे पास कहलाती है सेकेंडरी कंसीजन। प्राइमरी कंडीशन का मतलब ये है कि स्टार्ट होना, न्यू लाइफ फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है, एक एरिया है, उस एरिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है कोई लाइफ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सीजन। सेकेंडरी सक्सीजन हम किसे कहते हैं? सेकेंडरी सक्सीजन का मतलब ये कि ऑलरेडी वहां पर एक कम्युनिटी मौजूद थी, वहां पर आग लग गई, वहां पर लावा आ गया, वहां पर कोई भी डिजास्टर की वजह से वो कम्युनिटी तबाह हो गई और उस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने आके रिप्लेस कर दिया, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सीजन। राइट, तो प्राइमरी सक्सीजन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आते हैं हाइड्राज या हाइड्रोसेयर, एक आता है हमारे पास जीराज या जीरोसेयर। हाइड्राज का मतलब क्या है? लाइफ स्टार्ट होना इन वाटरी एरिया। अब वाटरी एरिया आपको पता है पोन्स और लेक्स की हम बात करते हैं, यानी कि हम मीठे पानी की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेयर प्राइमरी सक्सीशन। दूसरा हमारे पास कहलाता है जीराज सक्सीशन। जीराज सक्सीशन का मतलब है पहली बार लाइफ ओरिजिनेट होना किसी भी ड्राई एरिया में। अब वो ड्राई एरिया में पता है या तो डेजर्टेड एरिया होता है या फिर वो रॉक एरिया मौजूद होता है। ओके जी, नाउ हाइड्रोसेयर हम डिस्कस करेंगे और उसके स्टेजेस डिस्कस करेंगे। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, शेयर मीन्स होता है प्लेस। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वाटर की मौजूदगी में एक पूरी कम्युनिटी बन जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन ऑफ हाइड्रोसेयर। तो कितने स्टेजेस के बाद ये पूरी कम्युनिटी ओरिजिनेट होती है? 6 स्टेजेस के बाद। नंबर 1 है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, देन सबमर्ज स्टेज, देन फ्लोटिंग स्टेज, देन वीट स्वाम स्टेज, देन वुडलैंड स्टेज एंड देन क्लाइमेक्स स्टेज। सबसे पहले हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज इस तरीके से होता है कि लेट सपोज कि अगर कोई वाटर कंटेनिंग एरिया है, लेट सपोज पोन्स हैं या लेक्स है, वहां पे कोई भी एल्गल स्पोर्स उड़ के आया और वहां पर आके उसके जो डिपॉजिट हो गया, समझ आ रही है? विंड के थ्रू वो आया, क्योंकि आपको पता है ना पॉलिनेशन होता है तो विंड के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, तो वहां पर आया और वाटर के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा, वो एक छोटा सा स्पोर्ट्स था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्पर्स करेगा और अपने आप को एक कॉलोनी बना ले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पोर ने अपने आप को एक प्लैंक्टोनिक फॉर्म दे दी, और प्लैंक्टोनिक फॉर्म का मतलब है ग्रीनरी फॉर्म दे दी, एक क्योंकि वो एल्जी है, दैट्स व्हाई इसे प्लैंक्टोनिक फॉर्म कहते हैं। तो इस जो स्टेज है, इस स्टेज को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज। तो इस फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 या 4 किस्म के फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड होते हैं, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, स्पाइरोगायरा कहते हैं और ऑडोगोनियम कहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन के अलावा बहुत सारे डायटम्स भी हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन ही कहलाते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स की साइंटिफिक नेम है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक फर्स्ट कॉलोनी उस वाटर के अंदर बना देते हैं। अच्छा जी, अब उनको देखते के साथ ही कुछ थोड़े से प्रोटोजोआ भी वहां माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहां पे साइनोबैक्टीरिया होगा वहां पे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी आएगा, क्योंकि वो उनपे फीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास कहलाता है सबमर्ज स्टेज। अच्छा जी, सबमर्ज स्टेज क्या, कौन सी स्टेज है? अच्छा जी, वही याद रखें कि फाइटोप्लैंक्टन पहले थे, अब फाइटोप्लैंक्टन आहिस्ता आहिस्ता वो मौजूद थे एक जगह पे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिके होना शुरू करेंगे। तो जब वो डिके होना शुरू करेंगे तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता डिके होके तो वो सॉइल को फर्टिलाइज कर देंगे। जब वो डिके होकर सॉइल को फर्टिलाइज करेंगे तो वहां पर प्लांट्स उगेंगे। तो उन प्लांट्स को पानी में उग रहे हैं, तो देन प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूड होंगे इस स्टेज में? हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, पोटेग्नेरिया एंड एलोडिया। तो इसका मतलब ये है कि इस सबमर्ज स्टेट में आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स यानी कि फ्लोरा बनना स्टार्ट होना शुरू हो गए। अब उन फ्लोरा को देखते देखते कुछ एनिमल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये पॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। अब उसमें क्या मौजूद होगा हमारे पास? कौन सी ऐसी एनिमल्स हैं जो इस पे फीड करेंगे, जिसमें ब्लू फिश आ जाती है, सन फिश आ जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम डेफनिया भी है। ये सारी फिशेस इन
इस स्टेज में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता एक कम्युनिटी की फॉर्मेशन होती जा रही है। देन तीसरा स्टेज हमारे पास कहलाते हैं फ्लोटिंग स्टेज। अब इस फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, क्योंकि अब ये जो हाइड्रोफाइट्स थे नीचे बहुत ज्यादा मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिके होंगे ना। जब हाइड्रोफाइट्स, तो वो प्लांट्स पहले पहले क्या था, फाइटोप्लैंक्टन डिके होके उन्होंने सॉइल को फर्टिलाइज करके वहां पर प्लांट्स उगा दिए थे। अब वो जब प्लांट्स डिके होंगे तो वो प्लांट्स कहाँ पे डिके होंगे, वो प्लांट्स वाटर एरिया में डिके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में वो जो हमारे पास प्लांट्स थे वो अब वाटर के अंदर पूरा का पूरा डीप मौजूद है। अब उनको देखने के साथ ही, यानी कि उनकी रूट्स, उनकी शूट सारी की सारी वाटर के अंदर मौजूद है। अब उनको उनको देखते के साथ ही हमारे पास जो न्यू ओरिजिनेशन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उनको फॉलो करते करते जो न्यू एनिमल लाइफ उनके ऊपर अटैक करेगी, दैट इज हाइड्रा, स्नेल, फ्रॉग एंड डायमंड बीटल्स। तो बेसिकली फ्लोटिंग स्टेज में हम क्या देखते हैं कि फ्लोटिंग स्टेज में ऐसे प्लांट्स की ओरिजिनेशन होना जिनकी जो रूट्स है वो तो सॉइल में एम्बेडेड है, लेकिन उनके जो लीव्स हैं वो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि इतने बड़े प्लांट्स का ओरिजिनेशन होना। सबमर्ज स्टेज में छोटे छोटे प्लांट्स की ओरिजिनेशन हो रही है, जबकि फ्लोटिंग स्टेज में थोड़े बड़े प्लांट्स की ओरिजिनेशन हो रही है। तो जब थोड़े बड़े प्लांट्स की कम्युनिटी डेवलप होगी तो उनके जाहिर सी बात है कुछ बड़े एनिमल्स ही, यानी कि कुछ एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस है जो बाहर रहते हैं पॉन्ड के बाहर, लेकिन वो दूर से देखते के साथ ही उनको फीड करने पे भी आएंगे। अब जो फोर्थ स्टेज है वो हमारे पास कहलाता है रीड स्वार्म स्टेज। बेसिकली इस स्टेज को एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं। अच्छा जी, एम्फीबियस क्यों कहते हैं ये बात भी आपने याद रखना है। पहले तो एमसीक्यूज लेवल के लिए भी रीड स्वार्म स्टेज को एम्फीबियस भी कहते हैं। एम्फीबियस मीन डुअल लाइफ, जिसका मतलब आपने देख लिया था कि आधे प्लांट्स नीचे खुशकी में रह रहे हैं और आधे फ्लोट जो है वो पानी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इन इस जो स्टेज है इसे एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं और इसे रीड स्वार्म स्टेज भी कहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब और ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट्स की ओरिजिनेशन होगी, जिसमें टाइफिया, पॉलीगोनियम, फ्रेगामाइट्स वगैरह और सेगिटेरिया वगैरह ऐसे प्लांट्स, ये बोटेनिकल नेम है, जो कि वहां जाके अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे एनिमल्स को। अब इनको देखते हुए कौन कौन से बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, जिससे स्कॉर्पियन और जाइंट बर्ड जो होती हैं वो इनके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा फाइसिया के हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, वो भी इन प्लांट्स पे फीड करने के लिए आएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिशेज भी आएंगी जो हर्बीवोरस होंगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज कहलाता है दैट इज सेज मीडो स्टेज। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रूट्स जो हैं, यानी कि जाहिर सी बात है हाइड्रोफाइट्स में रूट्स मौजूद एग्जैक्टली नहीं होती, क्योंकि रूट्स का काम होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनके पास राइजोइड्स होती हैं। तो जब इनके पास बहुत सारी हमारे तो इसके पास रूट्स मौजूद नहीं है, इसके पास राइजोइड्स मौजूद है। एंड राइजोइड्स इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइट, नॉट अ प्रॉपर रूट बट इट्स अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इन सीज मीडो स्टेज वहां पर राइजोइड्स अपनी फैला देती, उससे क्या होता है कि और ज्यादा थिकनेस जो है उस स्पोन में प्लांट्स की बढ़ जाती है। और जैसे अगर ये अपनी राइजोम बढ़ा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर न्यू ओरिजिनेशन हो रही है एक स्पीशीज की। और उन स्पीशीज में हमारे पास बहुत सारे प्लांट की दूसरी स्पीशीज आती है, जिसमें जीनस, किप्रस, कैरस और उनको देखते हुए एनिमल्स जो उन पे फीड करते हैं, एनोडोंटा एंड साइडियम। बेटा यही बात है कि आपने इसके बोटानिकल नेम जितने आपसे हो सके और साइंटिफिक नेम आपने याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज का कोई भी फ्लोरा और फाना पूछा जाता है तो यहाँ पर फ्लोरा, हर स्टेज का फ्लोरा फाना दोनों बता रहे हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेज हमारे पास कहलाता है स्टेज नंबर 6, वुडलैंड स्टेज। अच्छा, अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि राइजोइड्स फैल चुकी हैं, अब वहां पर एरिया में क्या हो रहा है कि प्लांट की थिकनेस ज्यादा होती जा रही है, वाटर के लेवल कम होता जा रहा है। तो जब वाटर का लेवल कम होता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां की जो प्लांट है वो इतनी ज्यादा जो है ग्रोथ कर लेगी कि वो पॉन्ड से बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी पॉन्ड से बाहर आ जाएगी। तो जब वो पॉन्ड से बाहर अपनी लाइफ को लेके आएगी तो इसका मतलब अब जो वो सॉइल होगी उस प्लांट की वो ड्राई होगी, राइट। उस ड्राई की वजह से इस स्टेज को वुडलैंड स्टेज कहा गया है। और आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग अ पैसेज ऑफ टाइम वहां पर जो मैक्सिमम जिन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्रोडक्शन होती है दैट इज श्रब्स।
और आपको पता है कि श्रब्स जो हैं वो मेडिकेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, श्रब जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं, लाइक जेब्रा, डेयर वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट स्टेज हमारे पास कहलाता है क्लाइमैक्स स्टेज। अब यानी कि अब वो एरिया एक ट्रीज लाइक एरिया बन गया, वो ट्रीज बड़ी हो जाएंगी, श्रब जो है वो हर्ब में कंप्लीट हो कन्वर्ट होगा, एंड देन वो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर एक पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट बन जाएगा, और फॉरेस्ट ऐसा बनेगा जहाँ पे एव्स, बर्ड्स भी आएंगे, उस पर रहेंगे, फीड करेंगे, उसके अलावा डिफरेंट मैमल्स भी आएंगे, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के और हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं वो भी आएंगे, फीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देख लें आप किस तरीके से एक वो एरिया जहाँ पे कम्युनिटी पूरी मौजूद नहीं थी, वहां पर आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, इसमें बहुत टाइम ड्यूरेशन लगता है, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम एक कंप्लीट कम्युनिटी में में चेंज हो जाएगा। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड हाइड्रोसेयर। हाइड्रो ये वो स्टेज है, हाइड्रो मीन्स वाटर, सेयर मीन्स एरिया।